नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में। जहां दोस्तों मैं डेली साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपको सभी दैनिक समस्थानिक परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, पीएससी, पटवारी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, दिल्ली एसआई, वन रक्षक, जेल पेरी, एसएससी, मतलब आने वाली सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं कंपटीशन की कोई सी भी एग्जाम हो उसमें दैनिक जो एग्जाम होती है उनमें जो साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं डेली लेके आ रहा हूँ। वही ये आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है। फिजिक्स से 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से। जो शुरू में फिजिक्स के क्वेश्चन है ना बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले 10 क्वेश्चन फिजिक्स के लिए, फिजिक्स उसके बाद केमिस्ट्री उसके बाद बायोलॉजी, जो शुरू के 10 क्वेश्चन रहने वाले आइए जानते हैं। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? मतलब जो चंद्रमा होता है ना उसके लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? अब सबसे पहले तो हम पलायन वेग को समझेंगे कि पलायन वेग क्या होता है। वह वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए, मतलब कोई सा भी वेग जो पृथ्वी के नहीं चंद्रमा को, वह वेग जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए पलायन वेग कहलाता है। मतलब जो पलायन वेग है ना किसी भी पिंड के गुरुत्वाकर्षण को पार करना चाहिए। यदि चंद्रमा की बात हुई तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की बात हुई तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, मंगल ग्रह की बात हुई तो मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण। मतलब पलायन वेग वह होता है जो किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए। तो जो पलायन वेग होता है ना चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर सेकेंड, 2.37 किलोमीटर सेकेंड जो होता है ना ये होता है पलायन वेग के लिए चंद्रमा के लिए मान। मतलब अगर इस स्पीड से कोई ज्यादा जाए तो वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगा। मतलब जो हमारे चंद्रमा होता है ना उसके गुरुत्वाकर्षण बल को ये पार कर जाएगा। जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी का भी जानते हैं, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? जो हमारी पृथ्वी है ना उसके लिए पलायन वेग कितना हो, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पारने के लिए कितना बल चाहिए? तो उसके लिए चाहिए 11.2 किलोमीटर सेकंड, 11.2 बटे किलोमीटर सेकंड, 11.2 किलोमीटर सेकंड ये पृथ्वी का होता है। 2.37 किलोमीटर बटे सेकंड ये किसका होता है? चंद्रमा का। पृथ्वी का अलग होता है, चंद्रमा का अलग होता है। बहुत सारे लोग चंद्रमा का पृथ्वी पे लगा देते हैं। उसके बाद प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है? मतलब जो प्रक्षेप्य पथ है ये कैसा होता है? तो प्रक्षेप्य पथ परवलयकार होता है। कैसा होता है? परवलयकार। अब ये परवलयकार क्या, तो आपने देखा होगा जो बंदूक से गोली से निशाना लगाते हैं वो लोग गोली को यहाँ पर रखते हैं लेकिन थोड़ा सा ऊंचा निशान रहता है, क्योंकि जो गोली होती है ना बंदूक की वैसे जाती है, सीधी नहीं जाती। कोई सी भी वस्तु सीधी नहीं जाएगी, अगर सीधी जाएगी थोड़ा थोड़ा नीचे होते चली जाएगी, मतलब उसको परवलयकार में जाएगी। कोई सी वस्तु कैसी जाएगी? परवल, बंदूक से गोली भी परवलयकार में जाती है। और हाँ दोस्तों, क्रिकेट का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे लंबा सिक्स लगता है, जो सबसे लंबा परवलयकार में सिक्स लगता है ना 45 डिग्री पे लगता है। कितना लगता है? 45 डिग्री। जो 45 डिग्री का कोण ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा एकदम फिक्स एक्यूरेट होता है 45, और इसी 45 डिग्री के कोण पे सबसे अधिक दूरी पर वस्तु जाती है। मतलब जो प्रक्षेप्य पथ होता है ना उस पर 45 डिग्री के कोण पे ही जो डिग्री रहेगी ना 45 डिग्री का कोण, इसी पे वस्तु सबसे अधिक होती है। इसलिए जो क्रिकेटर होते हैं ना इन्हें प्रक्षेप्य पथ अच्छे से बताया जाता है, जैसे उनका जो सिक्स लगा है तो 45 डिग्री का अगर कोण बना के अगर मारेंगे ना बल्ले से तो बहुत दूर तक गेंद जाएगी, देख सकते हो आप। उसके बाद ध्वनि मापने की इकाई क्या होती है? मतलब जो ध्वनि होती है उसको मापा क्यों जाता है? अब ध्वनि मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? तो बहुत सारे जो शहर है, रियो डी जेनेरो जैसे, उसमें बहुत सारा शोर शराबा होता है। जो ब्राजील का एक शहर है ना रियो डी जेनेरो, उसमें बहुत सारा शोर शराबा होता। अब शोर शराबा हो तो लोग परेशान हो गए, वहां के क्या हो गए? परेशान हो। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाया जाए जिससे कम से कम ध्वनि तो माप सकें कि यहाँ पर कितनी चिल्ला चोट आवाज आ रही है। तो जो ध्वनि को मापते हैं ना वो डेसिबल से मापते हैं। कितने मापते हैं? डेसिबल। लेकिन ये पूछ ले कि ध्वनि जो अपनी होती है डेसिबल, ये डेसिबल जो वर्ड है ये मतलब जो डेसिबल ये कैसे याद करें? बहुत सारे जो डेसिबल को है ना याद नहीं कर पाते। तो ध्वनि से याद रखना डेसिबल, क्योंकि ध्वनि चिल्लाते, कोई जो चिल्लाते तो उसे हम डांट देते हैं, कोई जो चिल्लाते उसे क्या करते हैं? डांट देते हैं। तो डांट से रखना डेसिबल, डेसिबल, डी से डांट, डी से डेसिबल। उसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? मतलब जो चश्मे में लेंस लगे होते हैं ना उसकी क्षमता का मात्रक क्या होता है? जो चश्मे वाले लेंस होते हैं ना उसकी क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। मतलब जो लेंस की क्षमता का मापक होता है वो होता है डायप्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है अपना डायप्टर। छठा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को किसने बताया? मतलब जो प्रकाश की चाल होती है ना ये कितनी होती है, किसने बताया? तो सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक ने बताया था। रोमर एक वो थे खगोल शास्त्री, उनने बताया था। रोमर ने बताया था कि जो प्रकाश उसकी चाल इतनी रहने वाली है।
क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश है उसको पृथ्वी पर आने में है ना 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। कितना मिनट? 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये जो चाल है ये किसने बताई थी? सबसे पहले रोमर ने बताई थी। किसने बताई थी? रोमर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में मायोपिया में लेंस लगता है। अब ये निकट दृष्टि दोष का क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को पास की तो दिखाई देती लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। मतलब पास की वस्तु दिखाई देगी स्पष्ट रूप से लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। उसे बोलते हैं इंग्लिश में मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और मायोपिया में होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल। बहुत सारे दूरदृष्टि में अवतल लगा देते हैं जबकि दूरदृष्टि में उत्तल होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, ना कि अवतल। और निकट दृष्टि दोष में अवतल। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, उसमें होता है द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोक्सी। और जो आपका दृष्टि वैषम्य में होता है ना, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेलनाकार। जो बेलनाकार लेंस होता है ना इसका प्रयोग किया जाता है दृष्टि वैषम्य में। उसके बाद है अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग दिखाई देता है। मतलब जो हमारे अंतरिक्ष के यात्री होते हैं ना इनको आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष में तो प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। अंतरिक्ष में कोई आवरण नहीं है। मतलब पृथ्वी का जो वातावरण है, जैसा वायुमंडल चाहिए, जो वायुमंडल होता है ना किसी उसका, जैसे किसी ग्रह का, उसी पे चमकदार वस्तु दिखाई देती। क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल आवरण नहीं है, इसलिए वहां पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता। क्या दिखाई देता? ब्लैक। एकदम ब्लैक दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। कैसा? आकाश का रंग। नहीं तो सोचते कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश तो समय दोस्तों सूर्य का प्रकाश सभी जगह होता है, लेकिन वो क्या रहेगा वहां पर? वो रहने वाला है क्योंकि वहां पर कोई आवरण नहीं है, तो प्रकाश की किरणें रुक नहीं पाएंगी। उनका परावर्तन नहीं होगा तो कोई वस्तु चमकेगी कैसे? परावर्तन से तो कोई सी वस्तु चमकती, अगर उसमें रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो कैसे चमकेगी? उसके बाद हीटर का तार बना होता है। मतलब जो गांव में यूज करते हैं ना हीटर। अब ये हीटर क्या करता है? तो ये हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब जो हीटर होता है उसका तार किसका बना होता है? मतलब अब हम जैसे ही तार लगाते हैं विद्युत हीटर के, वो जलता है और बहुत अच्छी आंच देता है, पर बिजली की बहुत खपत करता है। ये दोस्तों इसका यूज नॉर्मली नहीं करना चाहिए, गलत काम है। इसमें बिजली बहुत खराब होती है। वैसे लोग गांव में ना बिजली की चोरी करते हैं ना, तो ये गलत काम है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो अगर हम विद्युत हीटर ज्यादा चलाएंगे ना तो इसमें बिजली की खपत ज्यादा होती है। तो जो विद्युत का हीटर बना होता है ना, ये होता है नाइक्रोम का। जो विद्युत हीटर का तार है ना, ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। उसके बाद विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? मतलब जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, इसको ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। कौन बदलता है? विद्युत मोटर। यदि कोई ये पूछ ले आपसे कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा नहीं दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा है। क्या रहने वाला है? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। कौन बदलता है? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगर ये जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो हमारा लाउड स्पीकर बदलता है, वो भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? लाउड स्पीकर। लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? विद्युत मोटर। आइए दोस्तों अब देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब देखते हैं, हमारा 11वां प्रश्न केमिस्ट्री से रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कच्चे पदार्थों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो कच्चे फल होते हैं ना उनको पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? आपने देखा बहुत सारे जो फल होते हैं वो कच्चे रहते हैं, लेकिन उन्हें आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। तो उन्हें पकाते कौन सी गैस से हैं? वो होती है एसिटिलीन गैस। ये बहुत बार पूछेगा। और दोस्तों बेसिक जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कच्चे फल है इनके पकाया कैसे जाता है? तो इन्हें पकाया जाता है एसिटिलीन गैस से। मतलब जो एसिटिलीन गैस होती है ना इनमें छोड़ दी जाती है, जिससे पक जाते हैं। जैसे आम को पकाते हैं वो भी एसिटिलीन से पकाते हैं। और बहुत सारे फल होते हैं जो कच्चे कच्चे रहते हैं, तोड़ के लाया जाता है, फिर उन्हें बाद में पकाया जाता है। हमारे केले को भी कच्चा तोड़ लिया जाता है, बाद में उसे पकाया जाता है। उसके बाद सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? मतलब जो प्रकृति में सबसे उत्तम कोयला पाया जाता है। अब उत्तम कोयला किस प्रकार डिसाइड रहेंगे? जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक हो। मतलब ऐसा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक हो ना, वो सबसे उत्तम कोयला कहलाता है। तो होता है एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है ना उसमें 96% कार्बन पाया जाता है। कितना होता है? 96%। 96, इसलिए सबसे शुद्ध कोयला है। उसके बाद जल का क्वथनांक कितना होता है? मतलब जो पानी होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट करता है? तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो दोस्तों ये होता है 212 फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि केल्विन में पूछ ले आपसे तो केल्विन में होता है 373। याद रखना दोस्तों, तीनों चीजें याद होनी चाहिए। जो पानी उबलता है डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212,
और जो केल्विन होता है 373। ये तीनों क्या है, ताप की इकाई है। उसके बाद चींटी तथा बिच्छुओं के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारी चींटी होती है और जो बिच्छू होते हैं, इनमें प्राकृतिक रूप से इनके जो डंक होते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इनके जो डंक रहता है ना दोस्तों, जिसे काटने से आपको जलन पड़ती है, वो होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? चींटी तथा बिच्छुओं के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। जो फार्मिक अम्ल होता है ना, चींटी मुख्यतः लाल चींटियों में पाया जाता है। कौन सी चींटी? लाल चींटियों में सबसे ज्यादा रहता है फार्मिक अम्ल। और उसके बाद बिच्छुओं के डंक, जो बिच्छू होता है ना उसके डंक। दोस्तों बिच्छू एक ऐसा जानवर है जो मादा जन्म तो ले लेती है लेकिन उसका बच्चा उसकी कभी शकल नहीं देखता, क्योंकि जो बिच्छू होते हैं ना वो अपनी माँ को ही खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे अजीब व गरीब रिश्ता है ये। चांदी की चमक को काला कर देती है। जो हमारी चांदी होती है ना, जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, उसकी चमक को काला कौन सी गैस कर देती है? तो उसकी जो चमक है ना उसको ओजोन गैस काला कर देती है। हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चांदी की चमक को काला कौन सी गैस करती है? तो ओजोन गैस। और यही ओजोन गैस होती है जो हमारी है ना क्लोरोफ्लोरो सॉरी जो हमारे जीवन रक्षक की तरह काम करती है। मतलब ये है ना हमारे प्राण रक्षक गैस है। मतलब हमारी जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही है ना, उससे हमारी रक्षा करती कौन सी गैस? ओजोन गैस। उसके बाद आरबीसी का निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है? मतलब जो हमारी रेड ब्लड कार्पल्स होती है ना, इसका जो निर्माण, मतलब ये वैसे तो हमारी अस्थि मज्जा में बनती, अस्थि मज्जा बोले तो हड्डियों के अंदर, बोन मेरो में। लेकिन जो बच्चे रहते छोटे छोटे माँ के पेट में होते हैं, जो अम्लाइकल कोट से जिनका भरण पोषण होता है आहार नाल के द्वारा, तो उस समय हमारी आरबीसी कहाँ बनती? क्योंकि उस टाइम हमारी बोन इतनी डेवलप नहीं होती, तो उस समय जो हमारी आरबीसी बनती ना, वो यकृत या प्लीहा में बनती। कहाँ? यकृत और प्लीहा में। यकृत और प्लीहा में कहाँ बनती है? अपनी आरबीसी बनती। और उसके बाद जब जन्म हो जाता है ना, उसके बाद हड्डियों के अंदर बनती है, जिसे हम बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है तंत्रिका। तंत्र की इकाई क्या है? मतलब जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है ना, इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है न्यूरॉन। बहुत लोग है ना न्यूरॉन ना लगा के नेफ्रॉन लगा देते हैं। दोस्तों ये जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन ये ना किडनी की इकाई है। 20 लाख नेफ्रॉन से एक किडनी बनती है। वैसे जो न्यूरॉन है ये किसकी इकाई? तंत्रिका तंत्र की, ना कि नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किसकी है? किडनी की। न्यूरॉन और नेफ्रॉन एक जैसा लगता है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूरॉन लगाऊं कि मैं नेफ्रॉन। तो जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी न्यूरॉन होती है, और जो हमारी किडनी जिससे बनी होती है वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन 20 लाख नेफ्रॉन से एक किडनी बनती है। उसके बाद दूध में नहीं पाए जाने वाला अम्ल सॉरी विटामिन। मतलब जो हमारा दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा मिल्क होता है ना, उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और यदि विटामिन सी हम अगर अलग से मिला देंगे तो फट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जो दूध है ना उसको संपूर्ण आहार से हटा लिया गया, क्योंकि उसमें लौह तत्व भी नहीं पाया जाता। और उसके बाद क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी और लौह तत्व ना पाए जाने के कारण उसे संपूर्ण आहार में से हटा दिया। इससे पहले वो संपूर्ण आहार में आता था दूध, क्योंकि दूध में सब पाया जाता है लेकिन लौह तत्व और विटामिन सी नहीं पाया जाता। उसके बाद यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? मतलब जो हमारा लीवर होता है ना, उसमें कौन सा विटामिन संचित रहता है? जो लीवर है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है लीवर, उसमें रहता है विटामिन ए। जो आपका यकृत रहता है ना, उसमें विटामिन ए भविष्य के लिए संचित रहता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। जिसे मुर्गा रहता है उसके लीवर को बोलते हैं कलेजी। वो उसे जो मछली होता है ना, उनके भी यकृत में होता है क्या? विटामिन ए। उसके बाद किडनी का भार कितना होता है? मतलब हमारी जो डायलिसिस सॉरी किडनी होती है, वृक्क होते हैं, गुर्दे होते हैं, इसका भार कितना? तो इसका 150 ग्राम होता है। कितना? समथिंग 150 ग्राम की इसका एवरेज मान सकते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। दोस्तों यहाँ पर नेफ्रॉन मैंने गलत लिख दिया था, नेफ्रॉन ऐसा आता है, नेफ्रॉन। यहाँ भी नेफ्रॉन। जो किडनी की इकाई होती है ना वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। और ये एक 20 लाख नेफ्रॉन से क्या बनती है? एक किडनी। और नेफ्रॉन का आकार कैसे होता है? सेम के बीच का आकार। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, कल फिर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपको सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की में सहायता करेंगे। जय हिंद, जय भारत।